पिछले क्लास में हम लोग बच्चों देख रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसका बहुत सारा पोस्टुलेट्स था जिसे हमने याद किया था और उसके सहारे हमने डिराइव किया था पी बराबर एन आर टी। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आया था, जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल का और टोटल काइनेटिक एनर्जी का। साथ साथ हमने एक इक्वेशन लाया था पी बराबर 1/3 m यू आर एम एस का स्क्वायर, और यू आर एम एस बराबर आया था √3 RT/M, चाहे मोलर मास, चाहे 3p/ρ, पी हो गया प्रेशर, रो हो गया डेंसिटी। ये सब हमारा हो चुका था। देखो आज हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से वही कमरा है, फिर से वही गैस का मॉलिक्यूल है। गैस का मॉलिक्यूल किसी ना किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, तो सारा का सारा मॉलिक्यूल सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं करता है। दो कॉलिजन के बीच में मॉलिक्यूल का स्पीड चेंज नहीं करता है, लेकिन अलग अलग जो मॉलिक्यूल है उसका स्पीड सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का स्पीड निकालना तो इम्पॉसिबल है। कमरे में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ये निकालना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मैक्सवेल एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन के सहारे हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर स्पीड रेंज में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है। जैसे 30 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड के बीच में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसी का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सारा का सारा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अच्छे से करना है इसको। तो देखो फिर से चलो मान लेते हैं, कंसीडर ए कंटेनर इन विच n number of gas molecules, each of mass small m are present। बोल रहा है कि एक कंटेनर है, उसमें कैपिटल N नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मौजूद है और प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल m है। चाहे मोलर मास की बात करेंगे, एक मोल के मास की बात करेंगे तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सवेल ये बोला, पहले ये लिख देता है पॉइंट जो तुमको ही बताए थे, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द स्पीड with which each molecule is traveling, है ना। प्रत्येक मॉलिक्यूल किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ये निकालना इम्पॉसिबल है, बट वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules traveling in a particular speed range। किसी पार्टिकुलर स्पीड रेंज में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इफ मान लो dn क्या है, n हो गया टोटल नंबर, dn जो है ये स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है, तो dn वो मॉलिक्यूल है जो एक पार्टिकुलर स्पीड रेंज के बीच में ट्रेवल कर रहा है। तुम बोलोगे कौन सा स्पीड रेंज, तो अभी हम उसको लिख रहे हैं, इफ dn इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग इन स्पीड रेंज u तो u प्लस du, है ना। स्पीड रेंज में देखो क्या किया, u लिए और u में du का इंक्रीमेंट करा है। du क्या होता है, du बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। चाहे dn क्या होता है वो भी बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, पढ़े होगे तुम लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत, है ना। जैसे स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 15 में जोड़ा गया है एक बहुत ही छोटे नंबर को, क्योंकि हमें एक रेंज लेना है ना। तो अगर रेंज लेना है तो तुम्हें 2 स्पीड चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड से कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, 15 से लेके 15.0000000000 बहुत सारा इनफाइनाइट जीरो, उसके बाद 1 मान लो। ठीक है,
15 से लेके 15.00000000 बहुत सारा जीरो, फिर बाद में 1, इस स्पीड रेंज में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है? तो ये सारा मॉलिक्यूल लगभग 15 पे ही होगा ना, है ना। तो ये डी वही इंक्रीमेंट है, डी को बोलते क्या है? इनफाइनाइटेसिमल चेंज, चाहे इंक्रीमेंट है यहाँ पे, है ना। डी से डिक्रीमेंट को भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट है u, और u में डी का इंक्रीमेंट कराया गया है। डी का मतलब नेग्लिजिबल चेंज, जो स्पीड है उसमें नेग्लिजिबल का इंक्रीमेंट कराया गया। इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब इनफाइनाइट का उल्टा होता है। इनफाइनाइट का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, और इनफाइनाइटेसिमल का मतलब दुनिया का सबसे छोटा नंबर, है ना। सबसे छोटा का मतलब क्या? जीरो नहीं, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड का नंबर। दुनिया का सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर इनफाइनाइट, और दुनिया के सबसे छोटे मैग्नीट्यूड का नंबर कौन सा होगा? जो जीरो अप्रोच कर रहा होगा उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है। तो मैक्सवेल जो है वो डीएन का एक खतरनाक सा इक्वेशन दिया, जो तुमको अभी कभी रटना है। खतरनाक सा इक्वेशन है, थोड़ा बहुत हम मदद करेंगे, लेकिन कॉपी पे रफ पे लिख के तुरंत उसको रट जाओगे, ठीक है। इतना पहले नोट करो। तो देखो बच्चों, याद करने के मोड में आ जाओ, ठीक है। तो मैक्सवेल क्या बोला? डीएन बराबर, डीएन क्या है? डीएन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग बिटवीन यू से लेकर यू प्लस डी यू रेंज के बीच में, है ना। डीएन बराबर क्या होता है? सबसे पहला टर्म याद करो, 4πn, है ना। यहाँ पे एन क्या है? कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4πn, इतना याद हो गया, ठीक है। रिपीट करो आंख बंद करके, 4πn। अगला टर्म है m/2π/kT का पावर 3/2, ठीक है। स्मॉल m क्या था? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। टी क्या है? टेम्परेचर। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि R/एवोगैड्रो नंबर होता है। पाई तो जानते ही हो। तो पहला टर्म क्या है बच्चों? 4πn। दूसरा टर्म क्या है? m/2π/kT का पावर 3/2, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? m/2π/kT का पावर 3/2। पहला टर्म क्या है? 4πn। तीसरा क्या है? एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस mu²/2kT, यही 2kT, बस पाई को हटा दो और यहाँ लिख दो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस mu²/2kT, 3 टर्म हो गया। तीसरा टर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस mu²/2kT। दूसरा टर्म क्या है? m/2π/kT का पावर 3/2। पहला क्या था? 4πn, ठीक है। एक बार लिख के तीनों टर्म, है ना। अभी और है, लेकिन 3 टर्म पहले लिख लो ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। बस ऑलमोस्ट खत्म ही है। और लास्ट में एक साथ याद कर लो, u²du हो गया है। तो ये खतरनाक सा इक्वेशन मैक्सवेल दिया, बोला कि अगर कोई मॉलिक्यूल u से लेकर u प्लस डी के बीच में ट्रेवल करेगा, है ना, तो उन मॉलिक्यूल की जो संख्या है इस इक्वेशन के द्वारा आएगा। ये बड़ा सा इक्वेशन है ना, ये बड़ा सा इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, 4πn। कौन सा तरीका? देखो, k को क्या लिख सकते हो? r/na, na ऊपर जाएगा, और एक मॉलिक्यूल के मास में na से गुना होगा तो वो बन जाएगा मोलर मास, ठीक है। और नीचे क्या आ गया? r आ गया, कैपिटल R, गैस कांस्टेंट आ गया। वैसे भी याद रखना, जब भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है तो इक्वेशन में उसके साथ हमेशा स्मॉल m आता है। एक मॉलिक्यूल का मास, बताए थे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, और r जो होता है वो पर मोल से रिलेटेड होता है, इसलिए एक मोल का मास कितना? मोलर मास। तो तुम एक्सप्रेशन को अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिखोगे तो यहाँ स्मॉल m आएगा, गैस कांस्टेंट के टर्म में लिखोगे तो मोलर मास आएगा हर जगह पे। आगे बताओ क्या होगा? e⁻⁻, अगर यहाँ भी करोगे तो कैपिटल M हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2RT इंटू u²d हो गया, ठीक है। जहाँ पे R क्या है? R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैपिटल M हो गया जिस गैस की बात कर रहे हैं इसका मोलर मास, स्मॉल m क्या हो गया? उस गैस के एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैपिटल T क्या हो गया? टेम्परेचर, किस स्केल पे? तो केल्विन स्केल पे। u, और u से लेकर u प्लस डी यू हमारा वेलोसिटी का रेंज है, स्पीड का रेंज है, और उसमें ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या dn है, ठीक है। लिख ही देते हैं। dn क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग बिटवीन स्पीड रेंज u से लेकर u प्लस डी यू। तो एक बात बताओ, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो अगर हमको ये निकालना हो परसेंटेज,
अगर तुमसे पूछे परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग बिटवीन सेम वही रेंज u से लेके u प्लस du तक, ठीक है। तो u से u प्लस du तक कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, dn, और टोटल मॉलिक्यूल कितना है, कैपिटल N। तो परसेंटेज क्या होगा, जितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गुना 100 हो जाएगा बच्चों। तो ये परसेंटेज है। लेकिन अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग बिटवीन u से लेके u प्लस du तक क्या होगा, तो फ्रैक्शन क्या बताते हैं, परसेंटेज 100 में होता है, फ्रैक्शन 1 में होता है, तो 100 की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा dn/n, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूचर में हम इसी के टर्म में बात करते हैं, dn/n के टर्म में, फ्रैक्शन के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो पढ़ाया हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, परसेंटेज ही पता है आपको, फ्रैक्शन ही पता है, ठीक है। बस नया तुम ये सीखे हो कि u से u प्लस du के रेंज में ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या dn है, और dn बराबर, फिर से एक बार रिवाइज करा दो, पहला टर्म 4πn, दूसरा m/2π/kT का पावर 3/2, तीसरा एक्सपोनेंशियल टू दी पावर -mu²/2kT, और लास्ट में आ गया u²du, ठीक है। डन हो गया यहाँ तक। अब तुम कहोगे इसको यूज कैसे करते हैं, इतना खतरनाक क्यों पढ़ना है। तो अगर तुम्हें एक्चुअल में मान लो 200 से 200 मीटर पर सेकंड से 300 मीटर पर सेकंड के बीच में मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी है, तो तुम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी का टर्म नहीं है, यहाँ इंटीग्रेट करोगे, और एक खतरनाक सा इंटीग्रेशन जो कि तुमको नहीं आता है अभी, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे निकाला जा सकता है। हम लोग तो उसको निकालेंगे नहीं, वैसा सवाल तो आएगा नहीं, क्योंकि इतना खतरनाक इंटीग्रेशन हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या है वास्तव में, तो हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और उस ग्राफ के द्वारा क्या क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम बताते हैं कि ग्राफिकली हम इसको कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। नोट करो। अब देखो बच्चों, ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा हम इसमें चेंज लाएंगे। क्या चेंज लाएंगे, कैपिटल N को लेफ्ट साइड ले आओ, du को लेफ्ट साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये, अगर du को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 1/, और n को भी ले आओ तो 1/n इंटू dn/du इज इक्वल टू, बचा क्या, 4π m/2π/kT का पावर 3/2 e टू दी पावर -mu²/2kT इंटू u², ये बचा। अब हम इसको, ये जो पूरा का पूरा है, इसको लेंगे y एक्सिस पे, और जो हमारा u है, केवल u है ना, u जो होगा वो जाएगा x एक्सिस पे, x एक्सिस पे वेलोसिटी जाएगा, और y एक्सिस पे ये खतरनाक सा टर्म जाएगा। तुम बोलोगे इतना खतरनाक सा टर्म क्यों ला रहे हैं, इसका तो कोई सेंस भी नहीं बन रहा, तुमको ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि यह है क्या। इसका सेंस नहीं बनता, लेकिन इसको ड्रॉ करने के बाद जो ग्राफ बनेगा उसमें एक पर्टिकुलर सा चीज आएगा जिसका बहुत सेंस बनता है, ठीक है। अभी हम उसको समझाते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया जाए। तो ग्राफ में हम क्या बोले कि x एक्सिस पे u को ले लो, और y एक्सिस पे ले लो 1/n dn/du। अब तुम बोलोगे इतना खतरनाक का ग्राफ कैसे खींचे, तो ये खतरनाक नहीं है बच्चों। u जो है यहाँ पे है, और इस वाले फंक्शन में u है, बाकी कहीं तो u है नहीं, तो ये सारा का सारा तो कांस्टेंट हो गया, इसको k मान सकते हो, चाहे k पहले से है तो k' मान लो, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। बचा ये, वैसे तुमको इसका डायरेक्ट ग्राफ पढ़ना है कि इसका ग्राफ ऐसे होता है, बस हम सीधे बता देंगे इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, पहाड़ की तरह से, ठीक है। तुम्हारा काम केमिस्ट्री में चल गया, केमिस्ट्री में से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं वो ग्राफ क्यों होता है। तो देखो, तो वेलोसिटी u जब 0 होगा, वैसे भी मैथ्स में तुम एक ग्राफ सीखोगे y बराबर x e टू दी पावर -x का, है ना, और इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता है। तो ये उसी तरह का फंक्शन है, बस x के जगह पे x² आ गया है, यहाँ पे x² और e टू दी पावर -x² साथ में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस ग्राफ हमारा या तो स्ट्रेच कर जाएगा चाहे श्रिंक कर जाएगा, है ना, फैल जाएगा चाहे सिकुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें, उनसे मतलब नहीं है। ध्यान से देखो, जब u 0 होगा, यहाँ पे 0, u का वैल्यू जब 0 होगा, देखो पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो गया, यानी ग्राफ हमारा 0 से शुरू होगा। और जब u इन्फिनिटी होगा, तो ये तो इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रहा है, e टू दी पावर -इन्फिनिटी, और e टू दी पावर -इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी। पावर में अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब 1/∞, और 1/∞ 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 0 पे
इस टर्म के जीरो होने से फंक्शन जीरो होगा, और इन्फिनिटी पे ये वाला टर्म हमारा पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। तो ये अगर जीरो होगा तो पूरा टर्म फिर से जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि ग्राफ जीरो से शुरू होकर जीरो पे खत्म होगा। कहने का मतलब बीच में ये अपना कहीं ना कहीं मैक्सिमा अटेंड करेगा। हाँ सॉरी, बीच में कहीं ना कहीं ये ग्राफ मैक्सिमा अटेंड करेगा, क्योंकि यू स्क्वायर भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये सारा भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ बीच में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका ग्राफ होता क्या है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सीधे सीधे अब याद कर लो कि इस फंक्शन का ग्राफ ये होता है। केमिस्ट्री में बस इतना ही पढ़ना है। मैथ्स जब पढ़ोगे तब तुम सीखोगे इसका ग्राफ क्या होता है। मेडिकल के बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका ग्राफ कैसे आता है, सीधे सीधे याद कर लो कि इसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसका ग्राफ बन गया, ये जो भी फंक्शन है इसका ये ग्राफ बन गया। अब हम बोल रहे थे कि इस ग्राफ का एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, अब तुमको समझाते हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं बच्चों कि तुम यहाँ रिप्रेजेंट करो उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जिनका वेलोसिटी u से u प्लस डी यू के रेंज में है। तो u से u प्लस डी यू को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो कहीं भी तुम अपनी मर्जी से u ले लो, है ना। मान लो तुमको 30 मीटर पर सेकंड से 30 प्लस डी यू को निकालना है, तो तुम 30 यहाँ ले लोगे, लेकिन ये मान लो u है, ये u है, मान लो u प्लस डी यू, u प्लस डी यू। ध्यान देना u में कितना जोड़ना है, डी यू, और डी यू क्या होता है, डी यू होता है इनफाइनाइटेसिमल, दुनिया का सबसे छोटा गैप, सबसे छोटा डिफरेंस। जितना छोटा तुम सोच सकते हो उससे भी छोटा। तो वो इससे कितना आगे होगा, क्या यहाँ पे होगा, तो तुम बोलोगे ना इससे भी छोटा। क्या यहाँ, तो नहीं, और छोटा और छोटा और छोटा। कितना छोटा, होते 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 जब u प्लस डी यू, मान लो ऐसे एक लाइन हम खींच दें, तो वो लाइन जब इसमें मर्ज करने को हो जाएगा, वो गैप होता है u प्लस डी यू। तो वो तो तुमको दिखेगा ही नहीं, है ना। प्रैक्टिकली ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी हम ड्रॉ करेंगे तो अच्छा खासा गैप आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि अपनी मर्जी से एक अच्छा खासा गैप ले लो, और तुम मान लो कि ये u प्लस डी यू है। कहने का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी गैप नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट पॉइंट है ना। u से ठीक बगल का पॉइंट होगा u प्लस डी यू। ठीक है, तो u से u प्लस डी यू हमने दिखा दिया। हमने एक लाइन खींचा, दो लाइन खींचा है। क्यों हमने लाइन खींचा है, हम तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखो एक बात बताओ बच्चों, जब ये दोनों पॉइंट अगल बगल का पॉइंट है, तो ये दोनों लेंथ भी लगभग सेम होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो भी इसके ठीक बगल में होगा, यहाँ पे होगा। तुमको देखने में यहाँ लग रहा है, लेकिन होगा ये यहाँ पे, यानी दोनों लेंथ लगभग सेम होगा, दोनों इक्वल होगा लगभग। अगर इक्वल होगा तो ये जो तुम गैप देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगल होगा लगभग में, और इस रेक्टेंगल का एरिया या ये शेडेड रीजन होगा, ये हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, ये लेंथ। तो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ तो हमारा वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ है। तो इसका अगर तुम एरिया निकालोगे तो ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ कहाँ से आएगा, इस पॉइंट पे इसका जो भी वैल्यू हो, तो इसका वैल्यू हम इसी वेरिएबल को मान लेते हैं। तो एरिया बराबर हो गया 1/n bn/du को मल्टीप्लाई करो किससे, इसके चौड़ाई से। तो चौड़ाई कितना है, u से लेके u प्लस डी यू, यानी कितना चौड़ा है ये तो du चौड़ा है। अब ध्यान से देखो, du से du कट गया, और ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया, dn/n के बराबर आ गया। dn/n अभी हम पीछे लिखे थे, dn/n क्या होता है, तो dn/n होता है फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग बिटवीन स्पीड रेंज u से लेके u प्लस डी यू तक। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, ट्रेवलिंग बिटवीन स्पीड रेंज u से लेके u प्लस डी यू तक, है ना। और ये बराबर किसके है, ये इस एरिया के बराबर है। कहने का मतलब किसी भी स्पीड रेंज में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, ये पता करने के लिए तुमको बस ये एरिया पता करना है ना। जो भी स्पीड रेंज तुमको दे, उस स्पीड रेंज का स्ट्रिप बना लो, और जो भी एरिया आएगा वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा उस स्पीड रेंज में जो मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है उसके फ्रैक्शन को। ठीक है, तो तुम बोलोगे फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल नंबर जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। ठीक है, अगर हम अपने ग्राफ में n को लेफ्ट साइड में नहीं लाते, n को अगर हम लेफ्ट साइड में नहीं लाते तो n हमारा राइट साइड में होता है। अगर ये कैपिटल N राइट साइड में होता है तो ये हम ग्राफ खींचते dn/du का,
और वैसे केस में यहाँ पे सीधे डी एन आ जाता है, तो वो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, तो इसमें टेंशन मत लेना। एग्जाम में अगर यहाँ पे 1/n dn/du दिया है, जो कि हमेशा देता है, तो जो एरिया है वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फ्रैक्शन और परसेंटेज सेम चीज़ है, परसेंटेज 100 में निकलता है, फ्रैक्शन 1 में निकलता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, मान लो तुमको बोला कि 200 मीटर पर सेकेंड से 300 मीटर पर सेकेंड में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, चाहे जो मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है उसका परसेंटेज क्या है, तो तुम करोगे क्या, 200 मान लो यहाँ पे है, ये 200 हो गया, 300 मान लो यहाँ पे है, ये हो गया, है ना। 200 को U1 मान लिए और 300 को U2 मान लिए। तो तुमसे पूछेगा कि इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, है ना। कैसे हम पता करेंगे ग्राफ को देख के कि U1 से लेकर U2 के बीच में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, तो हम बोलेंगे U1 का लाइन खींचो, U2 का लाइन खींचो, और दोनों के बीच में जो भी एरिया होगा, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग बिटवीन स्पीड रेंज। कौन सा स्पीड रेंज, तो कौन सा रेंज है, U1 से लेके U2, है ना, U1 से लेके U2। तो है ना, जितना हम एफर्ट लगा सकते थे, जितना कुछ बता सकते थे, इसमें हम सारा कुछ आपको बता दिए। फिर भी तुमको ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये तुमको फ्यूचर में डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डिफिकल्ट लगने का रीज़न ये है कि तुम अभी ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में भी शुरू का चीज़ चल रहा है, और तुम इतना खतरनाक चीज़ अभी पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें बाद में तुम पढ़ोगे, है ना, मैथ्स में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। फिजिक्स में भी ये चीज़ें आती हैं कि एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है, ये वाला चीज़ इतनी बार आएगा, है ना, 50-100 बार ये तुम्हारे पूरे सिलेबस में फिजिक्स में आएगा बार बार। ठीक है, तो ये तुमको आसानी से रटा जाएगा कि हमेशा हम स्ट्रिप लेते हैं और उसका एरिया निकालते हैं, तो वहाँ तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को बस ये ग्राफ देखना है और ये एरिया जो है वो फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करना है, ये शो करना है, तो थोड़ा बहुत हम इसको उठाएं और इसके बेसिस पे तुमको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी जो हम समझा रहे हैं उस चीज़ को याद कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में हमको सिंपली यही याद करना है कि जो एरिया है वो फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको बिल्कुल प्रूफ करने नहीं जाना है ना। ये प्रूफ कर दिए वो समझो कि बोनस है, तो डायरेक्ट याद करना है, प्रूफ भी कर दिए, वहाँ से भी तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन काम का चीज़ लो और आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मान के चलना है तुमको सब कुछ आता है, तुम ये रट चुके हो। और यहाँ पे छोटी सी चीज़, ऐसा ग्राफ होता है और जो भी एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है उस स्पीड रेंज का फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नोट करो इतना। चलो बच्चों, और ग्राफ को एनालाइज करते हैं। 1/n dn/du, कुछ ऐसे ग्राफ है हमारा। ठीक है, अब देखो ये हमारा वेलोसिटी का एक्सिस है। अगर कोई तुमसे पूछे कि U1 से लेकर U2 के स्पीड रेंज में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, तो U1 से लेकर U2 का इंटरवल लोगे और उस एरिया को रिप्रेजेंट कर दोगे। अगर तुमसे पूछे कोई कि लो स्पीड से कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, लो स्पीड से, ठीक है, लो स्पीड का मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड से कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, तो ध्यान से देखो। तो मान लो कोई हम छोटा सा स्पीड ले लेते हैं जिसका नाम है UL। ठीक है, तो अगर UL स्पीड से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे छोटा सा पतला सा स्ट्रिप ले लेंगे, कितना चौड़ाई का, DU चौड़ाई का, और ये जो एरिया आएगा, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग विथ स्पीड UL, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर कोई बोले बच्चों कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से 5000 मीटर पर सेकंड से 10,000 मीटर पर सेकंड से कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 5000, 10,000। ठीक है, तो 10,000 पे अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो हमको इधर कोई ना कोई स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ये कहाँ पे है, ये UH पे है। UH का मतलब हो गया हाई स्पीड। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर हम ऐसा पतला पतला स्ट्रिप बनाना शुरू करें तो हम नोटिस कर रहे हैं कि लो स्पीड रेंज में भी छोटा छोटा स्ट्रिप आएगा, हाई स्पीड रेंज में भी छोटा छोटा स्ट्रिप आएगा, लेकिन मिडिल में जो स्ट्रिप का लंबाई होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना, इंटरमीडिएट स्पीड से। और अगर स्ट्रिप का लंबाई ज़्यादा है तो उसका एरिया भी ज़्यादा आएगा, और एरिया रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस एरिया आया, इसका मतलब ये हुआ कि
बहुत ही लो स्पीड से, जैसे कमरे में इतना सारा मॉलिक्यूल है गैस का, तो ये ग्राफ बोल रहा है कि इस कमरे में बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा होगा, बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहा होगा, बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहा होगा। मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो होगा वो इंटरमीडिएट स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। एक प्ले ग्राउंड समझो, है ना, छुट्टी हो गया, बच्चा उसमें खेल रहा है, तो कुछ बच्चा जो होता है वो शांत बैठा रहता है, चाहे धीरे धीरे चलते रहता है। कुछ बच्चा जो रहता है वो बोल्ट बना रहता है, तेज से दौड़ते भागते रहेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चा क्या होता है, मैक्सिमम बच्चा इंटरमीडिएट स्पीड से दौड़ रहा होता है ना, चहलकदमी कर रहा होता है, ऐसा कुछ होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, बहुत ही कम मॉलिक्यूल, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स आर ट्रेवलिंग विथ वेरी लो स्पीड और वेरी हाई स्पीड। बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसा है जो बहुत लो स्पीड से ट्रेवल करेगा, चाहे बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करेगा, है ना। मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवलिंग विथ इंटरमीडिएट स्पीड। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमीडिएट स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक बात बताओ, चाहे इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर तुमसे हम पूछे कि इस ग्राफ के नीचे का ये सारा एरिया, पूरा का पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या बोले, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, जहाँ से शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है, दोनों के बीच में जितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन दिखाता है। फ्रैक्शन नंबर से रिलेटेड होता है, यानी कि कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है ये बताता है। तो अगर सारा एरिया ग्राफ के नीचे का ले ले तो ये पूरा का पूरा एरिया किस दो स्पीड रेंज के बीच में कन्फाइंड है, तो तुम बोलोगे कि एरिया 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी से खत्म होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल एरिया, अलग से लिखना इसको स्टार देकर, है ना, हर ग्राफ बना के अलग अलग पॉइंट जो बता रहे हैं उसको फिर से ग्राफ बना के फिर से लिखना। टोटल एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग बिटवीन स्पीड रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि सारा एरिया ले लिया है तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में सारा एरिया है। तो एक बात बताओ, 0 से इन्फिनिटी में कितना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, कमरे में कितना मॉलिक्यूल ऐसा है जो स्पीड 0 से स्पीड इन्फिनिटी के बीच में है, तुम बोलोगे सारा मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल का स्पीड तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही है। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालें dn/n बच्चों, तो ये dn क्या है, तो ये dn तो सारा मॉलिक्यूल है। कहने का मतलब ये वास्तव में आ गया n/n, और n/n क्या होता है, यूनिटी होता है। चाहे अगर परसेंटेज पूछता, फ्रैक्शन नहीं पूछता, परसेंटेज पूछता, तो हम बोलते हैं कि 100% मॉलिक्यूल, है ना, 100% मॉलिक्यूल 0 से इन्फिनिटी के बीच में ट्रेवल कर रहा है। कहने का मतलब टोटल एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कितने के बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से क्या है, हेंस टोटल एरिया अंडर द कर्व is constant and is equal to यूनिटी। ठीक है, 1 के बराबर होता है, यूनिटी का मतलब 1 हो गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब बताओ, अगर तुमसे पूछें कि वह कौन सा ऐसा स्पीड है जिससे कमरे में, जैसे मान लो कि कमरे में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो ऐसा थोड़ा है कि 20 मीटर पर सेकंड से एक ही मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा होगा, है ना, u से लेके u+du के रेंज में बहुत सारा मॉलिक्यूल होता है, dn होता है। तो 20, चाहे प्लेग्राउंड में बच्चा लोग खेल रहा है, तो कुछ बच्चा जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, कुछ बच्चा 30 से दौड़ रहा है, कोई 100 से दौड़ रहा है, कुछ बच्चा बैठा हुआ है। तो हम तुझसे पूछना चाहते हैं कि वह कौन सा ऐसा स्पीड है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, ग्राफ के द्वारा अगर पूछे कि वह स्पीड बताओ, है ना, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दौड़ रहा है,
तो तुम बोलोगे कि बहुत आसान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलता है स्ट्रिप के एरिया से, तो आप वो स्ट्रिप ढूंढ लो जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो सबसे मैक्सिमम एरिया वाला स्ट्रिप क्या ठीक बीचों बीच में होगा, यहाँ पे मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग ये वाला स्पीड। ध्यान रहे चौड़ाई हमको कितना लेना है, चौड़ाई लेना है हमको डी यू के बराबर, है ना, ताकि स्पीड हमारा ज़्यादा से चेंज ना हो। ठीक है, तो ये जो भी स्पीड होगा यहाँ पे, जो भी स्पीड होगा यू से लेके यू प्लस डी यू है, ये जो भी स्पीड होगा इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग एरिया मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विथ स्पीड कितना u, चाहे बोल सकते हो स्पीड रेंज u से लेके u प्लस डी यू, लेकिन डी यू तो इनफाइनाइटेसिमल चेंज है, बहुत छोटा चेंज है, तो हम लगभग में u ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या खास है, ये कोई आलतू फालतू फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, एक पार्टिकुलर फ्रैक्शन है। कौन सा पार्टिकुलर फ्रैक्शन है, उस एरिया के करस्पॉन्डिंग है जो एरिया मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे बड़ा होगा। तो ये जो स्पीड होता है इस स्पीड को हम बोलते हैं यू एम पी एस, चाहे इसका नाम होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाम से क्लियर हो रहा होगा, वह स्पीड जिसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मोस्ट है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वह स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा हो। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग विथ स्पीड क्या, यू एम पी एस। कहने का मतलब ग्राफ का जो मैक्सिमा आता है उस मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिप आएगा, वो स्ट्रिप जिस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग होगा उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उस वेलोसिटी से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या मैक्सिमम होती है पूरे कंटेनर में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, द स्पीड विथ विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवलिंग। ठीक है, वह स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, शॉर्टकट में यूएमपीएस लिख दिए। ठीक है, वह स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है उसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, यूएमपीएस से। तो एक यू आरएमएस तो पिछले क्लास में देखे थे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना, चाहे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आज देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो इसका भी डेरिवेशन आएगा, कोई ना कोई इक्वेशन आएगा। तो इसका इक्वेशन कैसे लाया जाए, तो वैसे तो है ना याद करने का सीधे सीधे, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल रत्ती सा ही फर्क नहीं पड़ता तुमको डेरिवेशन आया चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो हम डेरिवेशन करा देंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, तो एक बात बताओ, यू एम पी एस कहाँ से आएगा, जिस स्पीड पे इस ग्राफ का मैक्सिमा आ रहा है ना, जिस स्पीड पे इस ग्राफ का मैक्सिमा आ रहा है वो स्पीड अगर हम निकाल लें तो वही हमारा यू एम पी एस होगा। और पता नहीं तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बाद में तो जरूर पढ़ोगे, किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा निकालने के लिए, जैसे मान लो कि y और x ग्राफ है, तो उसका मैक्सिमा निकालने के लिए हम dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। ठीक है, आई गेस के फिजिक्स में पढ़े होगे, है ना। तो यहाँ भी अगर हमको मैक्सिमा निकालना है तो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हम dy बाई डी एक्स को जीरो करेंगे। ठीक है, तो इतना पहले नोट करो फिर बताते हैं आगे। चलो एक छोटा सा हेडिंग दे दो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ यूएमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हमारा इक्वेशन क्या था, 1/n dn बाई डी यू, जिसका ग्राफ खींचे थे उसका हमें मैक्सिमा निकालना है, बराबर क्या था बच्चों 4πn, लेकिन n तो लेफ्ट साइड में चला आया तो 4π लिखेंगे, m बाई 2π kt का पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2kt u स्क्वायर du, लेकिन du भी लेफ्ट साइड में आ गया था। तो यही हमारा ग्राफ है, इसका मैक्सिमा निकालना है। तो एक काम करो, इस पूरे को p मान लो, है ना, ताकि y बराबर fx जो होता है उस टर्म में हमारा आ जाए, मैक्सिमा निकालने में आसानी होगा। अगर ये फंक्शन का नाम p है तो हम लिखेंगे फॉर
मैक्सिमा, मैक्सिमा निकालने के लिए dy बाई डी एक्स जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dp बाई du जो है वो जीरो होना चाहिए। करो डिफ्रेंशिएट, तो du के रिस्पेक्ट में, तो u का तो वैल्यू इधर है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट 10 का 10 बाहर ले लिया हमने, 4 पाई m बाई 2 पाई के टी का पावर 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो u इंटू वी के टर्म में है, तो एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। तो अभी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, बाद में तुम सीख ही जाओगे डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, छोटा मोटा डिफ्रेंशिएशन है सब। तो पहले वाले को 10 का 10 रख रहे हैं, e टू दी पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 के टी, और यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2u। ठीक है, प्लस अब यू स्क्वायर को 10 का 10 रखो, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, e टू दी पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 के टी। लेकिन फिर पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पावर का करोगे तो पहले कांस्टेंट को लिख लो माइनस एम बाई 2 के टी, और यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर से आ जाएगा 2u, और ये बराबर 0। तो ये तुम्हारा आएगा। ठीक है, तुमको बस नोट करना है, पल्ले नहीं पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का इक्वेशन याद कर लेना जो कि बहुत आसान है। यू आर एम एस का इक्वेशन क्या आया था, अंडर रूट 3 RT बाई एम, 3 की जगह 2 रख दो MPS हो जाएगा, है ना, यानी अंडर रूट 2 RT बाई एम होता है ये। ठीक है, खैर बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये पूरा भेज दो दूसरे साइड, 0 हो जाएगा। क्या क्या कॉमन हो रहा है देखो, तो एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो रहा है, 2u का जो टर्म है वो भी कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या, यहाँ से तो सब कॉमन हो गया तो 1, और यहाँ पे एक माइनस साइन है, लिख दिया हमने माइनस। ठीक है, बचा कौन, यू स्क्वायर, लिख दो यू स्क्वायर इंटू क्या m बाई 2 के टी बराबर 0, इसको RHS में ले जा, 1 बराबर यू स्क्वायर m बाई 2 के टी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर m बाई 2 के टी लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर 2 के टी बाई स्मॉल m, और यहाँ से u निकालोगे, और ये कब का u आया, जहाँ पे dp बाई डी यू 0 है, और dp बाई डी यू अगर 0 है तो ये मैक्सिमा है, और मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो u आता है उसे हम बोलते हैं UMPS। तो UMPS बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2 के टी बाई स्मॉल m, और पिछले क्लास में हमने दिखाया था कि के टी बाई एम को तुम चाहो तो लिख सकते हो 2 RT बाई कैपिटल M, और क्या दिखाया था हमने, RT बाई एम को लिख सकते हो 2P बाई रो, है ना, प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। ठीक है, रट जाओ अभी के अभी, बाद में इसको समझते रहना, चाहे नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुमको रटा रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अब जब हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिराइव कर ही लिया, तो एक और स्पीड होता है उसे भी डिराइव कर लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से, इसे बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। ठीक है, यू एवरेज, है ना। तो एवरेज कैसे निकालोगे, कमरे में इतना सारा मॉलिक्यूल है, सबके स्पीड का एवरेज कैसे निकालोगे, तो सारे मॉलिक्यूल का स्पीड जोड़ दो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, अब तो बहुत सारा मॉलिक्यूल सेम स्पीड से भी ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से कुछ मॉलिक्यूल होगा, कुछ 30 से होगा, कुछ 25 से होगा, कुछ 26 से होगा, कुछ 26.5 से होगा, कोई 200 से होगा, है ना। तो रिपीटेशन है अब स्पीड का। ठीक है, मान लो क्लास में बहुत सारा बच्चा है, कोई 50 kg का, कोई 55 kg का, 50 kg का 4 बच्चा, 55 kg का 5 बच्चा, 60 kg का 6 बच्चा, तुमसे बोला गया एवरेज बताओ, तो एक तो तरीका है सबको जोड़ दो, लेकिन सबको जोड़ोगे तो 50 5 बार ऐड होगा, 55 6 बार ऐड होगा, है ना, 60 जो है वो भी ऐड होगा जितनी बार, तो 50 को अगर 5 बार ऐड करोगे तो वो तो 50 गुना 5 लिखा हुआ है ना, 50 गुना 5, 50 5 बार ऐड हो गया। 55 kg का 6 बच्चा, तो तुम सीधे लिखोगे 55 गुना 6, जो भी आएगा उसको ऐड कर दोगे सीधे। तो जो भी स्पीड जितनी बार रिपीट हुआ है उस नंबर से अगर गुना कर दोगे तो अपने आप उसका समेशन निकल गया। ठीक है, 55 को, जैसे क्लास में 100 बच्चा है तो सारे बच्चों का मास तुमको ऐड करना है, तो जिन बच्चों का मास रिपीटेड है ना, कोई पार्टिकुलर मास 50 kg अगर मान लो 10 बार आया है तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस ऐसे ऐसे कर करके 10 बार, तो उतना बार क्यों लिखोगे, तुम सीधे लिखोगे 50 गुना 10, हो गया काम तुम्हारा। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ u1 स्पीड इज रिपीटेड का मतलब क्या, u1 स्पीड से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या, तो अगर u1 स्पीड से मॉलिक्यूल ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या अगर dn1 है, u2 स्पीड से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या dn2 है, u3 स्पीड से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या dn3 है, एंड सो ऑन।
तो तुम यू एवरेज क्या लिखोगे, यू एवरेज बराबर सारा स्पीड, तो u1 को कितनी बार लिखना होगा, dn1 बार रिपीट हुआ है, तो u1 प्लस u1 प्लस u1 प्लस u1 प्लस u1 प्लस कितनी बार, dn1 बार, यानी हम इसको सीधे लिख सकते हैं u1 गुना dn1 प्लस u2 कितनी बार आएगा, u2 गुना dn2 प्लस u3 गुना dn3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा un dnn कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सीधे कैपिटल N लिख सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा फुटानी करके लिखना है फैंसी तरीके से। तो ये जितना मॉलिक्यूल है इस स्पीड से dn1, इस स्पीड से dn2, इस स्पीड से dn3, ऐसा ऐसा सारा स्पीड सारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम ऐड कर दे तो अपने आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यों लिख रहे हैं, तुम बोलोगे कि ऐसे आप इतना भसड़ क्यों कर रहे हैं, टफ क्यों कर रहे हैं। सीधे आप मान लीजिए कि पहला u1 से, दूसरा u2 से, तीसरा u3 से, चौथा u4 से, जिसको इक्वल होना है वो इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हम तुमको रियलिटी में दिखाना चाह रहे हैं कि ये ड्राइव होके कैसे आता है। जब तक तुम इस टर्म में नहीं लिखोगे तब तक तुम इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं जा सकते हो। जैसे देखो ऊपर में टर्म क्या बन गया, u1 dn1 u2 dn2, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन u dn लिख सकते हैं क्योंकि u dn ही रिपीट हो रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dn। ठीक है, अब dn तो तुमको पता है, मैक्सवेल दे दिया इक्वेशन, तो वैल्यू पुट कर दोगे अगर dn का, तो देखो तो क्या आएगा 4 पाई n m बाई 2 पाई के टी का पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू यू स्क्वायर डी यू था, लेकिन एक यू यहाँ पहले से है तो ये हो जाएगा यू क्यू डी यू डिवाइडेड बाई, और इंटीग्रेशन का साइन, तो ये तो कांस्टेंट है, इधर कहीं यू का टर्म नहीं है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, लिमिट किसका, तो लिमिट स्पीड का, तो स्पीड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। dn का इंटीग्रेशन ये सीधे हो जाएगा कैपिटल N से n कट जाएगा। अब देखो हम लोग इसको डेराइव करेंगे नहीं, इसका डेरिवेशन एक पढ़ना जाएगा, बहुत हाई लेवल में पढ़ना है इसको, ग्रेजुएशन में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये लाने का मकसद था कि तुमको ये क्लियर हो गया कि हाँ इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमको करना आता है ना। वी ह्यूमंस आर टेक्निकली कैपेबल ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन, इतना हमको पता है। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 8 kT/πm का अंडर रूट आता है। ठीक है, तो हम लोगों को सीधे ये रिजल्ट याद रखना है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यू एवरेज बराबर अंडर रूट 8 kT/πm, चाहे इसी को क्या लिख सकते हैं 8 RT/πM, चाहे लिख सकते हैं 8P/5 ठीक है, ये हो गया यू एवरेज। तो तीनों स्पीड आ गया, यू एम पी एस, यू आर एम एस और यू एवरेज। लेकिन तुम बोलोगे कि जो आर एम एस आया वो तो काइनेटिक थ्योरी में आया था, क्या हम मैक्सवेल से भी यू आर एम एस निकाल सकते हैं, तो मेरा आंसर है बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हो। आर एम एस क्या था, रूट मीन स्क्वायर, तो ऐसे ही एक्सप्रेशन लिखो, इंटीग्रेशन आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करोगे एग्जैक्ट वही इक्वेशन आएगा। ठीक है, पहले इसको नोट करो, नोट कर लिए बच्चों। अब देखो बस छोटा सा मैक्सवेल से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा समझ लो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो देखो पहला तो वही है, u1 स्पीड से dn1 मॉलिक्यूल दौड़ रहा है, u2 स्पीड से dn2, ऐसे ऐसे। रूट मीन स्क्वायर है ना, तो हम क्या सिखाए थे, अगर ये रूट मीन स्क्वायर है तो पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करो, तो जितना वेलोसिटी है उसको पहले हमने स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। फिर बोल रहा है मीन निकालो, तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे, सारे वेलोसिटी को ऐड करना होगा, लेकिन u1 रिपीट हुआ है dn1 बार, तो u1 का स्क्वायर भी dn1 बार रिपीट होगा। तो जब un स्क्वायर को un स्क्वायर प्लस un स्क्वायर प्लस un स्क्वायर dn1 बार लिखोगे तो यहाँ गुना हो जाएगा dn1 से, यहाँ dn2 से, यहाँ dn3 से, और यहाँ पे हो जाएगा dnn से। मीन निकालने के लिए नीचे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भाग दे दिए। अब इसको इंटीग्रेशन के टर्म में लिखोगे तो बस यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसका रूट भी लेना है, रूट, तो रूट हम नहीं लेके रूट को लेफ्ट साइड में ले आओ तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम इसको उधर भेज देंगे। अब देखो जब वैल्यू पुट करोगे ये खतरनाक वाला, तो यहाँ पे क्या आता है यू स्क्वायर डी यू, लेकिन पहले से यू स्क्वायर एक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u4, यानी सारा एवरेज की तरह ही है, थोड़ा बहुत चेंज आया है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तो ये रिजल्ट आ जाता है 3 kT/m, यहीं पर लिख देते हैं, इसका रिजल्ट आता है 3 kT/m, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को आगे जैसे भेजोगे यहाँ पे रूट आ जाएगा, है ना। तो यू आर एम एस बराबर अंडर रूट 3 kT/m, चाहे 3 RT/M
चाहे हो जाएगा 3p/ρ, जो कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रूव किया था। मैक्सवेल के द्वारा ये वास्तव में लाया जाता है, मैक्सवेल से इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये तीनों तुमको याद हो गया, यही हमारा मकसद था। तीनों हमेशा दिमाग में रखना, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। MPS मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग होता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो। तो क्या रिजल्ट आया बच्चों? हमारा UMPS आया √2RT/M। U एवरेज आया 8RT/M, पाई केवल इसी में होता है। और URMS आया √3RT/M। ठीक है, तीनों में सबसे बड़ा कौन? तो ये 3 सबसे बड़ा, सबसे छोटा 2 होता है, और 8/पाई जो है वो मिडिल में है, बीच में है। तो हम कमेंट कर सकते हैं कि UMPS सबसे छोटा, उससे बड़ा होता है U एवरेज, और उससे बड़ा होता है URMS। ठीक है, अगर हम तीनों को ग्राफ पे दिखाएं तो यहाँ पे U था और यहाँ पे था 1/n dN/du। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप आया था ये हो गया था UMPS, जो कि सबसे छोटा है। UMPS से बड़ा वेलोसिटी है एवरेज, उससे बड़ा है RMS। तो U एक्सिस तो ये रहा, तो इस एक्सिस में वेलोसिटी बड़ा कब होगा? जब राइट साइड में जाओगे, है ना। तो यहाँ पे कहीं तुम्हारा U एवरेज आएगा और यहाँ पे कहीं तुम्हारा U RMS आएगा। अगर हम स्ट्रिप की बात करें तो ये MPS का स्ट्रिप ऐसा हो जाएगा, एवरेज का स्पीड ऐसा हो जाएगा, और RMS का स्पीड ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? MPS का। सबसे कम किसका है? RMS का। बीच में किसका है? एवरेज का। तो अगर हम बोले कि UMPS से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या, U एवरेज से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या और RMS से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या का ऑर्डर क्या होगा? तो तुम बोलोगे MPS से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है। MPS स्पीड सबसे कम है, लेकिन उस स्पीड से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर हम बोले कि DN जो है ना, ये उन मॉलिक्यूल की संख्या है जो MPS से ट्रेवल कर रहा है। DN जो है वो उन मॉलिक्यूल की संख्या है जो एवरेज से ट्रेवल कर रहा है, और DN जो है ना, उन मॉलिक्यूल की संख्या है जो RMS से ट्रेवल कर रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो कुछ ऐसा हो जाएगा। MPS स्पीड सबसे छोटा होता है, लेकिन उस स्पीड से जो मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखोगे? UMPS इस टू रेशियो, तीनों का पक्का याद रखना। JEE मेन में और नीट में, मेडिकल में काफ़ी टाइम से काफ़ी बार पूछ चुका है। एज इट इज़ एग्जैक्ट पूछता है, याद अगर रहेगा तुरंत में तुमको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या होता है? तो रेशियो क्या होगा? पहला वाला क्या है? 2RT/M, 8RT/M इस टू 3RT/M। ठीक है, अब एक काम करो, √2RT/M से तीनों को भाग दे दो। तो भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसी से भाग दिए हो। इसमें भाग दोगे तो सब कुछ कट जाएगा। √2RT/M यानी √2 से भाग दिए तो 2 से 8 4 बार में, और 4 का रूट कितना? 2। तो ये हो जाएगा 2/√π, और ये बन जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये नहीं पूछता है। अब जो लिखने जा रहे हैं वो पूछता है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू होता है बच्चों 1:1 पॉइंट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.128। ठीक है, 128, 1 का दुगना 2, 2 का 4 गुना 8, हमेशा याद किए हुए हैं, तुमको जैसे मर्जी याद कर लेना। 1.128 इस टू 1.225 होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों का रेशियो। कहने का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का 1.128 गुना होता है एवरेज स्पीड, और 1.225 गुना होता है RMS स्पीड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको भी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है हमारी। अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि जो हमारा गैस है ना, उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सारे स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन स्पीड से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या पे क्या फ़र्क पड़ेगा। गैस को अगर चेंज कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करके ऑक्सीजन लिया, यानी मोलर मास चेंज कर गया, तब इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम RMS, MPS और एवरेज का न्यूमेरिकल भी कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए बार बार कॉपी पढ़ना, रोज़ 2-2 बार पढ़ना, सुबह शाम, ताकि सारा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में रहे। थ्योरेटिकल पार्ट के सवाल की खासियत ये होती है कि अगर एग्ज़ाम में आया तो जो बच्चा बार बार पढ़ा है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तो समझ ही गया। जो बच्चा बार बार कॉपी पढ़ेगा
वो 10 सेकंड में 4 नंबर निकाल के चला जाएगा, है ना, उसका स्कोर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। वही 4 नंबर तुमको अगर प्राप्त करना है न्यूमेरिकल में तो तुमको 2 मिनट 3 मिनट देना पड़ता है। अगर ये रटा हुआ है थ्योरेटिकल सवाल है, 10 सेकंड के अंदर में 4 नंबर आ जाएगा। और जो बच्चा नहीं पढ़ा है कॉपी, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, उसको क्लिक ही नहीं करेगा कैसे करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े है जो सॉल्व कर लोगे, है ना, ये तो याद रहेगा तो याद रहेगा। तो इसीलिए ये पार्ट ज़रूर करना। जितना भी बढ़िया बच्चा होता है, जितना भी टॉप 100 में रैंक लाता है, वो बच्चा इधर वाले सवाल को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। यही उनका खासियत होता है उन बच्चों का, है ना, इस वाले पार्ट पे कमांड करके रखता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।